the conductor is 1 ampere and current flowing in the conductor is 1 ampere and current flowing in the conductor is 1 ampere, then the resistance is known as 1 ohm resistance. ठीक है, नोट कर लिया। तो अब देखिए रेजिस्टेंस की वैल्यू के ऊपर डिपेंड करते हुए आपके जो मेटल्स हैं, मेटल्स को 3 टाइप से क्लासिफाई किया गया है डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। क्लासिफिकेशन ऑफ मेटल्स, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स कर लो, मेटल्स नहीं, एलिमेंट्स कर लेते हैं। तो 3 टाइप से क्लासिफाई किए गए एलिमेंट्स। सबसे पहला आता है आपका गुड कंडक्टर। गुड कंडक्टर किसे कहेंगे? जिसमें करंट इजीली फ्लो कर जाए, जिसमें बहुत आराम से करंट फ्लो कर जाए, उसे हम कहते हैं गुड कंडक्टर। और आराम से करंट कब फ्लो करेगी? जब रेजिस्टेंस क्या हो? कम हो। जब अपोजिशन कम होगा तो करंट आसानी से फ्लो कर जाएगी। तो गुड कंडक्टर जिसे कहते हैं हैविंग लो रेजिस्टेंस। ठीक है, जिसमें लो रेजिस्टेंस होता है उन्हें हम कहते हैं गुड कंडक्टर। जैसे लो रेजिस्टेंस वाले कुछ एलिमेंट बताइए, गुड कंडक्टर्स में क्या क्या आता है? हाँ, गोल्ड आता है ना, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, एल्युमिनियम, ये सब आपके क्या है? गुड कंडक्टर्स। ठीक है, इन सब का रेजिस्टेंस लो होता है। ठीक, दूसरा आपका आता है, उसे हम कहते हैं रजिस्टर। रजिस्टर एक डिवाइस होती है जिसका काम होता है पाथ में रेजिस्टेंस को प्रोवाइड करना। कहीं आपका कोई सर्किट लगा हुआ है, हमें रेजिस्टेंस बढ़ाना है, तो उसके लिए एक डिवाइस आती है, बनाई जाती है, जिसे कहते हैं रजिस्टर। तो रजिस्टर क्या होता है? जिसके पास रेजिस्टेंस हो और कुछ मतलब अच्छा खासा रेजिस्टेंस हो, कम ना हो, बहुत ज्यादा भी ना हो। बहुत ज्यादा होगा वो तो बन जाएगा इंसुलेटर। तीसरा टाइप होता है इंसुलेटर, पहले उसको समझ लेते हैं। थर्ड टाइप आपका आता है इंसुलेटर। तो इंसुलेटर क्या होता है? जिसमें बहुत हाई रेजिस्टेंस होता है, हैविंग वेरी हाई रेजिस्टेंस। वेरी हाई रेजिस्टेंस, तो जिससे बहुत हाई रेजिस्टेंस होगा तो उसमें करंट फ्लो ही नहीं करेगा। करंट डू नॉट फ्लो। इंसुलेटर में करंट पास ही नहीं कर पाता है, क्योंकि इतना ज्यादा पोजीशन होता है कि चार्ज मूव ही नहीं कर पाता। प्लास्टिक हो गई, वुड हो गया, ये सब आपके इंसुलेटर्स हो जाते हैं। तो ये तो बहुत हाई रेजिस्टेंस हो गया। अब कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में जो चीज आती है उसे सेमीकंडक्टर भी कहते हैं। सेमीकंडक्टर एक अलग कॉन्सेप्ट हो जाता है। फिलहाल हम यहाँ पे रजिस्टर की बात कर रहे हैं। रजिस्टर एक डिवाइस होती है जिसके पास कुछ रेजिस्टेंस होगा, हैविंग एप्रिशिएबल रेजिस्टेंस। एप्रिशिएबल मतलब कुछ अमाउंट का रेजिस्टेंस होगा, बहुत ज्यादा भी नहीं होगा, बहुत कम भी नहीं होगा। यानी इसमें करंट फ्लो कर सकता है लेकिन कुछ कम करंट फ्लो करेगा। ठीक है, और ये बनता है किससे? रजिस्टर बनता है एलॉयज से। इट इज फॉर्म्ड बाई एलॉयज। कौन कौन से एलॉय होते हैं इसमें बताओ? हाँ, नाम याद रखिएगा। इसमें 2-3 एलॉयज हैं। एक होता है निक्रोम। क्वेश्चन पूछा जाता है ना, व्हाट आर द एलॉयज यूज फॉर मेकिंग द रजिस्टर्स। तो रजिस्टर बनाने के लिए एक तो निक्रोम होता है। निक्रोम देखो किससे मिलकर बना है? अच्छा, एलॉय जानते हो ना? एलॉय किसे कहते हैं? जो 2 एलिमेंट से मिल करके या 2 या 2 से ज्यादा से मिल करके जो सब्सटेंस बनता है उसे हम कहते हैं एलॉय। तो यहाँ पे देखिए निकल एक तो Ni होता है, निकल, और क्रोम का मतलब क्रोमियम। तो निकल और क्रोमियम को मिला करके एक एलॉय बनता है जिसे कहते हैं निक्रोम। तो ये आपका रजिस्टर बनाने में यूज होता है। सर्किट में अलग से रजिस्टेंस अगर आपको देना हो तो एक निक्रोम हो गया। दूसरा क्या होता है? एक होता है कॉन्स्टेंटन।
ये दूसरा एलॉय है। एक और होता है मैग्नीन। ये कुछ एलॉय के नेम है जिनको आप याद रखिएगा, निकेल, कॉन्स्टेंटाइन एंड मैग्नीन। मैंगनीन है, MAN है। इंसुलेटर तो जितने चाहो उतने लिख सकते हो, प्लास्टिक है, रबर है, वुड है, सब आपके इंसुलेटर्स में आ जाते हैं। इसमें करंट फ्लो ही नहीं करता है, वो सब इंसुलेटर। रजिस्टर में करंट फ्लो करेगा लेकिन कम अमाउंट में करंट फ्लो करेगा क्योंकि रेजिस्टेंस की वैल्यू इसमें अच्छी खासी होगी। इसमें कर ही नहीं पाएगा क्योंकि रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो रेजिस्टेंस के ऊपर सब कुछ डिपेंड करता है। वहीं से आपके कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर डिफाइन होते हैं। एक और चीज आती है, जैसे रजिस्टर हो गया, एक होता है सेमीकंडक्टर। तो सेमीकंडक्टर का मतलब क्या होता है, जिसका रेजिस्टेंस कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में लाई करता है, यानी इसमें भी करंट फ्लो करेगा लेकिन ये ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करेगा। अच्छा, एक चीज और समझ लो, जो रजिस्टर्स होंगे, रजिस्टर में ओम्स लॉ फॉलो होगा, दे फॉलो ओम्स लॉ। और इसका जो ग्राफ बनेगा, ग्राफ कैसा होगा, ओमिक ग्राफ बनेगा। कल मैंने बताया था ओमिक ग्राफ। तो रजिस्टर के केस में वो ओम्स लॉ को भी फॉलो करता है, ओमिक ग्राफ भी बनता है। रजिस्टर में और सेमीकंडक्टर में थोड़ा सा डिफरेंस है, ये तो इसमें ओम्स लॉ फॉलो होता है और ग्राफ भी स्ट्रेट लाइन बनता है। लेकिन हम बात करते हैं सेमीकंडक्टर की, तो इसका जो रेजिस्टेंस होता है, हैविंग रेजिस्टेंस बिटवीन कंडक्टर एंड इंसुलेटर, कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में ये भी लाई करता है, ये भी लाई करता है। लेकिन यहां पे जो होता है, वैल्यू जो इसकी आती है, सबसे मेन कंडीशन क्या है, इट डज नॉट फॉलो, इट डज नॉट ओबे ओम्स लॉ। ओम्स लॉ को ये पूरी तरीके से ओबे नहीं करता है, थोड़ा बहुत कर सकता है कुछ पोर्शन के लिए, लेकिन पूरी तरीके से ओबे नहीं करता है। यानी इसका जो ग्राफ होता है वो नॉन ओमिक ग्राफ होता है। नॉन ओमिक ग्राफ, मैंने कल बताया था नॉन ओमिक ग्राफ कैसा बनता है। स्ट्रेट लाइन छोड़ के कैसा भी कर्व टेढ़ा मेढ़ा बना दो, वो सब क्या हो जाएगा, नॉन ओमिक ग्राफ। तो सेमीकंडक्टर आपका नॉन ओमिक ग्राफ शो करता है और ये आपका ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करता है। कुछ पोर्शन के लिए फॉलो कर सकता है लेकिन कंप्लीटली फॉलो नहीं करेगा। ठीक है, नोट कर लिया अजय? बात समझ में आ गई? क्लासिफिकेशन समझ गए? चलो एक क्वेश्चन कर लेते हैं पहले। हाँ, गुड कंडक्टर फॉलो ही करेंगे। कंडक्टर कोई भी हो, गुड हो चाहे बैड हो, कंडक्टर है अगर तो ओम्स लॉ फॉलो होगा। इंसुलेटर में मतलब ही नहीं, करंट ही नहीं फ्लो कर रहा है, तो यहाँ पे ओम्स लॉ की बात ही नहीं होगी क्योंकि उसमें करंट फ्लो ही नहीं कर पाएगा। सेमीकंडक्टर और रजिस्टर में करंट फ्लो करता है, तो रजिस्टर ओम्स लॉ को फॉलो करता है और सेमीकंडक्टर ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करता है। ठीक है, इसका ग्राफ ओमिक नहीं होता है, नॉन ओमिक ग्राफ होता है। तो जैसे आपको एक क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एक टेबल आपको गिवन है, करंट और वोल्टेज की टेबल आपको दे दी गई। करंट एम्पियर में है, वोल्टेज वोल्ट में, इसकी वैल्यूज आपको गिवन है 0.5, 1, 2, 3 एंड 4 और वोल्टेज आपका 1.6, 3.4, 6.7, 10.2 एंड 13.2। ठीक है, ग्राफ आपको दिया हुआ, क्वेश्चन लिखिए इसमें आप, प्लॉट द ग्राफ ऑफ वी एंड आई, प्लॉट द ग्राफ ऑफ वी एंड आई एंड कैलकुलेट द रेजिस्टेंस।
प्लॉट द ग्राफ ऑफ V and I and calculate the resistance. तो अगर इस ग्राफ को तुम ऐसे देखोगे रैंडमली शॉर्ट, तो ये आपको लगेगा कि ओम्स लॉ को फॉलो नहीं कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे वैल्यूज आपकी अलग अलग जा रही है, इसकी वैल्यूज भी अलग अलग जा रही है। लेकिन अगर सही से ग्राफ बना लोगे ग्राफ पेपर पे, तो एकदम स्ट्रेट लाइन बन के आएगी। अगर आप बना के देखेंगे इसको ग्राफ पेपर पर, तो ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बन के आएगी, ओम्स लॉ का ग्राफ बनेगा, स्ट्रेट पाथ। और ग्राफ से फिर आपको निकालना होगा रेजिस्टेंस। तो ग्राफ से रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे? देखो पहले हम ग्राफ बना लेते हैं। सपोज हमने एक ग्राफ बनाया V वर्सेस I का, V को y एक्सिस पे लिया, I को x एक्सिस पे लिया हुआ है। तो पहले पॉइंट मार्क कर लो आप। अब 1.6 3.4 ग्राफ पेपर पे ही बना पाओगे, ऐसे तो नहीं बनेगा। तो फिलहाल हम ऐसे बना दे रहे हैं 1.6 3.4 तो यहाँ पे कहीं आएगा 6.7, फिर आपका आ गया 10.2 और यहाँ पे कहीं आ जाएगा 13.2। ग्राफ पहले स्ट्रेट लाइन में बना देंगे, आप लोग बना के देखना ग्राफ पेपर पे से, एग्जाम में ग्राफ पेपर पे बनाना होगा। तो 1.6 पे वैल्यू क्या मिली करंट की? 0.5, ये 0.5 है। फिर 3.4 पे मिली वैल्यू 1, 6.7 पे वैल्यू मिली है 1.5 नहीं 2 मिली, सॉरी, ये हो गया 2। फिर 10.2 पे आपको मिली है वैल्यू 3 और 13.2 पे वैल्यू आपको मिल रही है 4। इस टाइप से आपका ग्राफ बन जाएगा। ये पॉइंट आपको मिल जाएंगे सारे। आप पॉइंट पहले बना लेना, हमने डायरेक्टली बना दिया है, ऐसे ही आप लोग करके देखिए ग्राफ पेपर के ऊपर, तो आपका ग्राफ बन जाएगा। स्ट्रेट लाइन बन के आएगी। आप बना के अगर देखेंगे तो ये स्ट्रेट लाइन ही बनेगी। ठीक है। अब देखो, अब आपको इससे निकालना क्या? रेजिस्टेंस निकालना है। तो रेजिस्टेंस क्या होता है? कल हमने बताया था, अगर VI ग्राफ आप लेते हो तो VI ग्राफ का रेजिस्टेंस का मतलब होता है स्लोप, याद है? और स्लोप क्या होता है? स्लोप को डिनोट करते थे M से, और M इज इक्वल टू होता है tan थीटा, बताया था कल। तो अब यहां से आप किसी भी पॉइंट से कहीं पर भी आप निकाल सकते हो M की वैल्यू, या tan थीटा कहीं से भी आप निकाल सकते हैं। थीटा ये हो जाएगा इसका एंगल। अब tan थीटा के लिए क्या होता है? कोई भी ट्राइंगल एक ले लो, राइट एंगल ट्राइंगल मान लो ये वाला ले लेते हैं, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। राइट एंगल ट्राइंगल में ये क्या हो गया? 90 डिग्री हो गया। tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है? ये लेंथ कितनी है? 6.7। बेस की लेंथ कितनी है? 2। तो कहीं से भी आप उठा सकते हैं, कोई भी ट्राइंगल आप ले लो, tan थीटा वहां से निकाल दो। तो tan थीटा की वैल्यू क्या आएगी? R इज इक्वल टू हो जाएगा tan थीटा, और tan थीटा हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। कितना आ जाएगा? 3.33 ओम। 3.35 आएगा, 3.35 ओम ये आंसर आ जाएगा। आप कहीं से इससे निकाल के देखो, इस वाले से 10.2 ले लो, बड़ा वाला ट्राइंगल, इसको कंसिडर कर लो आप। इस वाले ट्राइंगल से tan थीटा निकालो, तो भी क्या आएगा? देखो, tan थीटा हो जाएगा परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर हो गया 10.2, और बेस कितना है? 3। तो क्या आंसर आ जाएगा? 3.4। तो डेसिमल के बाद चलता है 0.5, 0.05, 0.1, 0.2, इतना डिफरेंस चल जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर इससे निकाल दो, और बड़े वाले ट्राइंगल से इसको ले लो, पूरा बड़ा वाला ट्राइंगल, तो tan थीटा क्या निकल के आ रहा है? 13.2 अपॉन 4। कितना आएगा? 3.3। इससे 3.3 आ रहा है। तो देखो, रेजिस्टेंस की वैल्यू बहुत ज्यादा डिफर नहीं कर रही है। 3.35, 3.4, 3.3 इससे निकालोगे सबसे पहले वाले से 3.4 अपॉन 1, तब भी कितना आएगा? 3.4 अपॉन 1 3.4 आ जाएगा। इससे निकालोगे 1.6 अपॉन 0.5, तो 3.2 आ जाएगा। यानी 3। अगर अब आपको करना क्या होता है? सारे रेजिस्टेंस निकाल दो और उसका एवरेज निकाल दो। जब वैल्यू थोड़ी आपको अगर सारी इक्वल आती है तो कोई दिक्कत नहीं। अगर वैल्यू थोड़ी बहुत वेरी कर रही तो आप क्या करिए? सारी वैल्यूज निकाल करके उसका एवरेज फाइंड कर दो। ठीक है। तो टोटल कितना हो जाएगा? 3.35 प्लस 3.4 प्लस 3.3 प्लस 3.2 प्लस 3.4 सबको ऐड करके डिवाइडेड बाय टोटल ऑब्जर्वेशन कर दो, आंसर आ जाएगा। अगर तुम ऐसे ही छोड़ देते हो तो एग्जैक्ट वैल्यू तुम्हें मिल रही है,
3.35, 3.4, 3.3, तो 3.3 मान लेते हैं हम लोग आंसर। वो करना जरूरी होगा नहीं, कोई जरूरी नहीं, डायरेक्टली ऐसे निकाल दो, इतना भी निकाल दोगे चल जाएगा। आई बात समझ में आदित्य? तो ग्राफ से आपको कैलकुलेट करना आना चाहिए, बस ग्राफ आप ड्रॉ कर लो और उससे tan थीटा निकालना, सही से ध्यान रखना, v इधर होना चाहिए आई इधर, तो tan थीटा निकालेंगे। अगर तुमने इधर आई ले लिया इधर भी ले लिया तो फिर 1/tan थीटा निकालेंगे, उल्टा हो जाता है, कल मैंने बताया था। ठीक है, ध्यान रखना इस बात का। पेपर कब से होंगे सर? सेमिनार हम देना चाह रहे हैं। बोर्ड की तैयारी करो, चक्कर में पड़ो किसी का। वर्क कंप्लीट ना हो थोड़ा बहुत चलेगा, सब चलेगा, दौड़ेगा। सुना करें स्टैटिस्टिक्स में हमारा वो है तो वो इधर उधर रखी है चैप्टर स्टैंडिंग 4 हो गया, इसको नोट कर लिया, हरप्रीत नोट कर लिया? नहीं, बना रहे बेटा, सब बना रहे हैं, लेकिन अभी थोड़ी दिक्कत है, अभी अपलोड नहीं हो पा रहा है, कर देंगे हम, सब भेज देंगे, ठीक है। हाँ, वो पुराना अपलोड नहीं हो पाई ना, बता तो है, जो पुराना हो पा रहा है वो हम भेज देते हैं। अब ये 2-3 दिन के वीडियो बचे हुए हैं, अभी सब अपलोड करेंगे फिर भेजेंगे, डेटा खत्म हो रहा है आजकल ना, बस नहीं है, भेज देंगे। चलिए, अब आता है नेक्स्ट पॉइंट आपका, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक। रेजिस्टेंस आप समझ के होता क्या है, अपोजिशन होता है करंट के फ्लो का जो अपोज करता है। तो रेजिस्टेंस आता क्यों है, उसका कॉज क्या है और कौन कौन से फैक्टर पर वो डिपेंड करता है, इस चीज को हम लोग को समझना है। तो हेडिंग डाल लीजिए, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस। कौन कौन से फैक्टर्स पर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, अब ये हम लोगों को देखना है। तो देखो, पहले तो उसको मैसेज समझाते हैं आपको जनरल तरीके से, बाकी इसका एक्टिविटी जो आपकी एनसीईआरटी में दी हुई है वो एक्टिविटी बाद में देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इफेक्ट ऑफ लेंथ। इफेक्ट ऑफ लेंथ, लेंथ ऑफ कंडक्टर, इफेक्ट ऑफ लेंथ ऑफ कंडक्टर। हालांकि सब निकलता है एक्टिविटी से ये पूरा, लेकिन पहले हम लोग समझ लेते हैं, बाद में एक्टिविटी देख लेंगे। तो लेंथ ऑफ कंडक्टर का क्या इफेक्ट होगा, इसको जरा देखिए। इसको एग्जांपल से हम लोग समझते हैं, जैसे आप किसी रोड पे जा रहे हो, ठीक है, जैसे आप जीटी रोड पे चल रहे थे, तो रोड की एक पर्टिकुलर विड्थ है, हर जगह रोड की विड्थ कैसी बराबर, एक बढ़िया अच्छी वाली रोड है एकदम पर्टिकुलर विड्थ की, तो वो रोड आपकी कहीं पे जा रही कोई, ठीक। अब होगा क्या, रोड के ऊपर बहुत सारा ट्रैफिक होता है, बहुत सारे लोग चल रहे हैं, यानी ये आपका कंडक्टर हो गया। रोड कैसे आप समझ सकते हो, कंडक्टर की तरह। उस कंडक्टर में क्या है, सब इलेक्ट्रॉन है, ये सारे इलेक्ट्रॉन से, जो कि आप लोग हैं, ट्रैफिक है मतलब। अब तुम्हें यहाँ से स्टार्ट करना है, मान लीजिए तुम्हारा घर है पॉइंट ए, यहाँ पर तुम्हारा घर है और तुम्हें पहुंचना है यहाँ तक पॉइंट बी तक, कोचिंग आना है तुम्हें ए से बी तक, ठीक। अब तुम्हें इस पूरे पाथ को ट्रेवल करना है, यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ तक आना है, ट्रैफिक उतना ही है, यानी रोड आपकी सेम है। अगर रोड सेम होगी तो उसका ट्रैफिक लगभग सेम होता है। जैसे जीटी रोड आप अगर पकड़ते हो तो जीटी रोड पे हर जगह ट्रैफिक लगभग तुम्हें सेम मिलता है। वहीं अगर तुम अंदर आ जाओगे किसी अच्छे वैसे गांव देहात में या थोड़ा सा अंदर वाली रोड पे जाओ, सन्नाटा मिलता है थोड़ा। जीटी रोड पे बहुत सारी गाड़ियां चलती रहती हैं। तो ये हम बात करें कंडक्टर। कंडक्टर अगर आपका सेम, कंडक्टर को हमें चेंज नहीं करना, एक ही कंडक्टर की बात कर रहे हैं, तो उस कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन के नंबर्स तो सेम होंगे, ट्रैफिक सेम होगा, मतलब इलेक्ट्रॉन के नंबर सेम होंगे। अब इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ से यहाँ तक पहुंचना है, तो हम बात करते हैं, मान लो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन चला, इस वाले इलेक्ट्रॉन को यहाँ से लेकर यहाँ तक पहुंचना है, तो इसको रास्ते में पूरा क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन भरे हुए, बहुत सारा ट्रैफिक है, तो ये लड़ते भिड़ते यहाँ आगे पहुंचेगा, मतलब पूरा काटते इधर से घूमते फिरते और ट्रैफिक जाम की वजह से यहाँ तक पहुंचने में टाइम लगेगा। तो अगर अच्छा ये तो ए से बी तक पहुंच गए, मान लो इसको और आगे जाना होता, यहाँ तक जाना होता सी तक, तो क्या होता, और ज्यादा टाइम लगता। यानी जितना लेंथ बढ़ती जाएगी पाथ की, जितना रास्ता बड़ा होगा, उतना ज्यादा उसको अपोजिशन फील करना पड़ेगा। और यहाँ से यहाँ तक आने में कम धक्का मुक्की होगी, और आगे जाएंगे और ज्यादा धक्का मुक्की होगी।
होगा कि नहीं? इसका मतलब जितनी हम लेंथ बढ़ाते जाते हैं रोड की, उतना आपको ट्रैफिक ज़्यादा मिलता जाता है, यानी अपोजिशन ज़्यादा होता है। सेम उसी तरीके से जितनी कंडक्टर की लेंथ बढ़ती जाती है, उतना ही ज़्यादा उस पर क्या होता है, अपोजिंग फोर्स आता जाता है, यानी रेजिस्टेंस भी क्या होता है, बढ़ता जाता है। तो सबसे पहला पॉइंट आपको क्या मिल गया, लेंथ का इफेक्ट। रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द कंडक्टर। फर्स्ट पॉइंट आपका आ गया। ठीक है, कंडक्टर की लेंथ अगर आप इंक्रीज करेंगे तो रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होगा। वो आप यहाँ पे समझ सकते हैं क्यों इंक्रीज होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के नंबर्स बढ़ते जाएंगे। जितना आगे तक आप लेंथ बढ़ाते जाओगे, इलेक्ट्रॉन के नंबर्स बढ़ते जाएंगे, उतना ज्यादा अपोजिंग फोर्स बढ़ता जाएगा, उतनी ज्यादा उसको करंट को फ्लो करने में प्रॉब्लम होगी, यानी रेजिस्टेंस बढ़ता जाएगा। ठीक है, बात समझ में आई? तो पहला पॉइंट लिख लीजिए, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द कंडक्टर। ऐसे लिख देना, आर इज प्रोपोर्शनल टू एल। सेकेंड पॉइंट, और इसका एक्सप्लेनेशन भी आपको देना होगा, इसको एक्सप्लेन करके बताना होगा कि क्यों लेंथ के ऊपर ये डिपेंड करता है। क्या बताओगे, बोलो। When length increases, then resistance also increases because of path. When length increases, then number of electrons increases. That's why there is more opposition in the path. Okay, when length of the conductor increases, then the number of electrons in the conductor increases, and there is more opposition in the path of flow of electron. Is clear? When length increases, number of electrons increases, and there is more opposition in the path of flow of electrons. दूसरा आता है इफेक्ट ऑफ एरिया। नोट किया भैया? वैष्णवी, there is more opposition in the flow of current. तो सेकंड पॉइंट आता है आपका इफेक्ट ऑफ एरिया। अब ये देखिए, आप समझ सकते हैं, ये भी वही कॉन्सेप्ट लेते हैं, बार बार एग्जांपल वही ले, रोड वाला। आप एक रोड पे चल रहे हैं, तो अब जैसे अभी क्या है, मेट्रो का काम चल रहा है, तो मेट्रो की वजह से क्या हुआ है, रोड पतली हो गई। तो पतली रोड पे क्या होता है, आसानी चले जाते हो, और ज़्यादा ट्रैफिक हो जाता है, और ज़्यादा टाइम लगता है। यानी जब एरिया कम हो गया तो क्या हुआ, रेजिस्टेंस बढ़ गया, क्योंकि अब पोजीशन बढ़ गया और ज़्यादा ट्रैफिक हो गया। इलेक्ट्रॉन तो उतनी थे, ट्रैफिक उतना ही था, लेकिन रास्ता पतला हो गया। तो अभी भी कंडक्टर तुम वही ले रहे हो, सेम कंडक्टर है, तुमने कॉपर का वायर लिया मान लो, तो कॉपर वायर में टोटल इलेक्ट्रॉन तो उतने ही होंगे। अब अगर उसकी तुम थिकनेस कम कर दोगे, पतला वायर ले लोगे, तो इलेक्ट्रॉन थोड़े नहीं कम हो जाएंगे, उसके टोटल नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन उतनी ही रहेगी। लेकिन अब उसी पर्टिकुलर एरिया से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को पास करना है, तो क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है, एरिया कम करने से क्या होगा, रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। ठीक है, एरिया कम करेंगे, थिकनेस कम करेंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, एरिया बढ़ा दोगे तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। तो रेजिस्टेंस का इसका इनवर्स रिलेशन है, लिख लीजिए, रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। ठीक है, दिमाग में अपने रोड वाला एग्जांपल सेट रखना, याद रहेगा, भूलोगे नहीं। रोड अगर पतली होती है तो ट्रैफिक ज्यादा हो जाता है, मतलब ट्रैफिक उतना ही अगर निकालना हो, और पतली रोड से निकालना हो तो जाम लग जाएगा, यानी रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए। दूसरा रिलेशन आपको मिल गया। फिर थर्ड क्या आता है, थर्ड आता है इफेक्ट ऑफ मटेरियल। इफेक्ट ऑफ मटेरियल ऑफ द कंडक्टर। तो मटेरियल ऑफ द कंडक्टर का क्या मतलब है, अगर रोड अच्छी होगी, जिस रोड पे तुम जा रहे हो बढ़िया एकदम स्मूथ रोड है, गड्ढे वड्ढे नहीं है, तो ट्रैफिक बहुत स्मूथली मूव करता जाएगा, यानी रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा, आराम से सब लोग निकल जाएंगे, जाम लगेगा ही नहीं, इजीली सब लोग मूव करते चले जाएंगे। लेकिन उसी रोड पे खूब सारे गड्ढे हों, है ना, जगह जगह गड्ढे खुदे हों, तो हर कोई जाएगा, ब्रेक लगाएगा, उससे टक्कर भी हो सकती है, आपस में टकरा भी सकते हैं, और दूसरी चीज जाम भी लगेगा, है ना, खूब सारा उसमें एकदम खराब रोड है। तो ये क्या चीज़ है, मटेरियल की बात हो रही है, उस कंडक्टर की प्रॉपर्टी की, रोड की प्रॉपर्टी की बात कर रही है। तो इफेक्ट ऑफ मटेरियल का मतलब क्या होगा, इसको हम लोग कहते हैं, इफेक्ट ऑफ मटेरियल को ही हम लोग कहते हैं इसकी रेजिस्टिविटी।
अभी एक चीज आएगी रेजिस्टिविटी, इसी का एक टर्म आता है रेजिस्टिविटी। ठीक है, ये प्रॉपर्टी होती है मटेरियल की। अगर मटेरियल की रेजिस्टिविटी कम होगी तो कम रेजिस्टेंस होगा, रेजिस्टिविटी ज्यादा होगी तो ज्यादा रेजिस्टेंस होगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लीजिए रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टिविटी। सिंबल क्या होगा? रेजिस्टिविटी का सिंबल होता है रो। अभी आ रहा है सिंबल, रिलेशन में बता रहे मैथमेटिकल रिलेशन। फिलहाल ये लिख लो, रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल। इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या चीज, क्या कह रहे हो निखिल? हाँ, रिविजन करवा रहे हैं सब सिलेबस को। हाँ हाँ, बता तो रहे हैं, रिविजन करवा रहे हैं। ये एक बार हो चुका था, कुछ लोगों का जो नए लोग आए वो पढ़ रहे हैं, बाकी पुराने वालों का रिविजन हुआ जा रहा है। ठीक है, तो रेजिस्टिविटी हो गई। फोर्थ इफेक्ट आता है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। बताओ जरा क्या इफेक्ट होगा टेम्परेचर का, जो लोग पहले पढ़ चुके हैं। निखिल बताओ, तुम ही पुराना वाला पढ़ा रहे हैं। टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टेंस बढ़ेगा। हाँ बताइए, टेम्परेचर बढ़ने से क्या होगा? देखो, टेम्परेचर बढ़ने से जब गर्मी बहुत होती है हर कोई जल्दी जल्दी भागने की कोशिश करता है, और जल्दी जल्दी भागने में क्या होता है? एक्सीडेंट होता है। जल्दी जल्दी भागो, गाड़ी चलाओगे, बहुत स्पीड में भागोगे, जल्दी घर पहुंच जाए, गर्मी बहुत तेज होगी तो एक्सीडेंट हो जाएगा। और जब एक्सीडेंट होता है रोड पे तो क्या होता है? जाम लगता है कि आराम से लोग निकल जाते हैं? जाम लग जाता है, यानी रेजिस्टेंस क्या होगा? बढ़ जाएगा। तो टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टेंस और ज्यादा बढ़ता है। ठीक है, याद रखना ये एग्जाम्पल। जब जल्दी जल्दी भागेंगे एक्सीडेंट होगा, एक्सीडेंट की वजह से क्या होगा? जाम लगेगा। तो ये कंडक्टर केस में अगर देखा जाए तो कंडक्टर केस में समझ लो क्या होता है। जैसे आपका कंडक्टर है और टेम्परेचर जब आपने बढ़ाया तो टेम्परेचर बढ़ने से फ्री इलेक्ट्रॉन बढ़ जाती है। बात समझिएगा, क्योंकि कंडक्टर के अंदर क्या है? एटम्स है। एटम्स में अपने इलेक्ट्रॉन्स है। इलेक्ट्रॉन अपनी नॉर्मल स्टेट में रहते हैं, लेकिन जब उसको एनर्जी मिलती है, हीट कर दोगे, एनर्जी मिलेगी, तो इलेक्ट्रॉन अपनी ऑर्बिट छोड़ के बाहर भाग जाते हैं, यानी वो फ्री इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट होने लगते हैं। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर बढ़ जाते हैं, और जब इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाएंगे तो उनको निकलने में मुश्किल होगी आगे जाने में, है ना? जाम लगेगा, ज्यादा ट्रैफिक हो जाएगा, जाम लगेगा, रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इसमें लिख लीजिए इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। मोशन नहीं आ जाता, मोशन तो बाद में आएगा, पहले इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन जनरेट हो जाते हैं। मोशन तो था ही पहले से, पोटेंशियल डिफरेंस तुमने लगाया हुआ है अजय। बैटरी मोशन जो आता है वो पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से आता है। ठीक, जब तक पोटेंशियल डिफरेंस तुम नहीं लगाओगे कोई मोशन नहीं आएगा। चाहे कितना भी तुम टेम्परेचर दे दो, मोशन नहीं आएगा उसके अंदर। वो इलेक्ट्रॉन इकट्ठे हो जाएंगे, चार्ज इकट्ठा हो जाएगा उसके ऊपर, मूव नहीं करेगा। चार्ज मूव तभी करता है शॉर्ट, जब तक उसके ऊपर तुम पोटेंशियल नहीं लगाओगे चार्ज में मोशन नहीं आता। ध्यान रखना इस बात का। चार्ज मूव तभी करेगा जब आप पोटेंशियल अप्लाई करेंगे, बैटरी लगाएंगे। ठीक है, तो जो आपने हीट अप्लाई की, मान लो यहाँ से आपने ऐसे टेम्परेचर बढ़ा दिया। टेम्परेचर कैसे दिया? आप किसी भी तरीके सनलाइट से दे सकते हो या आग जला के कुछ भी करके दे सकते हो। तो टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा? रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ाने से, सॉरी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, उल्टा लिख दिया मैंने। रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ता है। रीजन लिख लेना, बिकॉज फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर जनरेटेड। On increasing the temperature, resistance increases because free electrons are generated. ठीक है, because free electrons are generated. तो अब यहां से एक मैथमेटिकल फॉर्मूला आता है इफेक्ट ऑफ रेजिस्टेंस के लिए। एक फॉर्मूला आता है, देखो क्या फॉर्मूला आता है। आपने क्या क्या चीज देखी? R is directly proportional to length of the conductor. R is inversely proportional to area of the conductor. ये दो फैक्टर हैं आपके मेन। बाकी टेम्परेचर तो अलग चीज होगी, वो इंटरनल प्रॉपर्टी, और मटेरियल की प्रॉपर्टी दो चीजें होंगी। तो अगर इन दोनों इक्वेशन को हम कंबाइन कर दें तो एक इक्वेशन आ जाती है R प्रोपोर्शनल टू L/A। और जब यहाँ से प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटता है एक कांस्टेंट आएगा, और कांस्टेंट आता है रो। R इज इक्वल टू रो, जो मैंने बताया था रेजिस्टिविटी, अब उसी पे हम लोग आ गए।
तो आर ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाया, कांस्टेंट आ गया रो इंटू एल अपॉन ए। ये फॉर्मूला आ जाता है रेजिस्टेंस का। रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो इंटू एल अपॉन ए, वेयर रो इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी। रो को कहते हैं रेजिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर। चलो अच्छा देखो आगे, तो फॉर्मूला आपको क्या मिल गया, आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। ये फॉर्मूला आपको मिल गया रेजिस्टेंस के लिए। ठीक है, रो को कहते हैं रेजिस्टिविटी। इसको थोड़ा अलग से समझ लेते हैं हम लोग। रेजिस्टिविटी क्या चीज है, तो मैंने अभी बताया था रेजिस्टिविटी किसे कहते हैं, मटेरियल की प्रॉपर्टी को कहते हैं रेजिस्टिविटी, है ना। तो रेजिस्टिविटी आप अलग से लिख लीजिए इसमें, इट इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। रेजिस्टिविटी की डेफिनेशन लिख लो, इट इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, इट इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी of the material of the conductor. It is the intrinsic property of the material of conductor. इंस्टाग्राम रील्स भेज रहा है। ठीक है, तो रेजिस्टिविटी क्या है, मटेरियल की अपनी प्रॉपर्टी है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। स्पेलिंग सही से लिखना, इंट्रिंसिक, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी यानी उसकी इंटरनल प्रॉपर्टी, अपनी खुद की प्रॉपर्टी होती है मटेरियल की रेजिस्टिविटी। जैसे कॉपर वायर है, तो कॉपर को हम कहते हैं सबसे अच्छा कंडक्टर। गोल्ड तो सबसे अच्छा होता है, उसके बाद सिल्वर होता है, उसके बाद कॉपर होता है, तो हम कहते हैं कॉपर सबसे अच्छा है। उसके बाद आता है एल्युमिनियम, ठीक है, फिर आता है आपका आयरन। तो कॉपर सबसे अच्छा क्यों है, जो हम लोग यूज करते हैं वायर, कॉपर वायर का यूज क्यों करते हैं, क्योंकि उसके अंदर ऐसी प्रॉपर्टी है, वो सबसे कम रेजिस्टेंस रखता है। कंडक्टर में जितने भी कंडक्टर्स एग्जिस्ट करते हैं, गोल्ड और सिल्वर छोड़ करके सबसे कम रेजिस्टेंस है, यानी गुड कंडक्टर बन जाता है वो। ठीक है, और कॉस्ट भी ठीक ठाक होती है उसकी, इसलिए हम लोग कॉपर को कहते हैं इट इज अ गुड कंडक्टर, क्योंकि उसकी रेजिस्टिविटी कम होती है। ठीक है, तो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी का मतलब समझ गया आप क्या होता है। अगर ऑफ द मटेरियल, इट इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल ऑफ कंडक्टर। बताया तो, इंटरनल प्रॉपर्टी, अपनी खुद की एक प्रॉपर्टी है वो, मटेरियल की खुद की प्रॉपर्टी होती है, किसी और पर डिपेंड नहीं करती है। तो देखो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, रो इज इक्वल टू आ जाएगा आर इंटू ए अपॉन एल। रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला बन जाएगा आर इंटू ए अपॉन एल। इसका यूनिट बहुत पूछा जाता है, रेजिस्टिविटी का यूनिट क्या होगा, एसआई यूनिट। तो देखिए इसका एसआई यूनिट क्या होगा रेजिस्टिविटी का, बताइए। रेजिस्टेंस का भी हम लोगों ने देखा था, रेजिस्टेंस का होता है ओम, रेजिस्टेंस का हो गया ओम, एरिया का होता है मीटर स्क्वायर, और लेंथ का होता है मीटर। तो मीटर मीटर एक कैंसिल हो गया, तो इसका यूनिट क्या आ गया, ओम मीटर। ऐसे लिखते हैं, या आप ऐसे लिख सकते हैं, ओमेगा बना दो और ऐसे मीटर लिख दो, ओमेगा इंटू मीटर। ये इसका ऐसा यूनिट हो जाता है, ओम मीटर या ओमेगा मीटर। ठीक है, नोट कर लिया। तो इसके थ्रू क्वेश्चंस आते हैं बहुत इंपॉर्टेंट। क्या करें, 1 ओम मीटर क्या, अरे डिफाइन जैसे 1 ओम करते थे ना, वो तो नाम होता था पर्टिकुलर, तब डिफाइन करते ना। इसका कोई पर्टिकुलर नाम तो है नहीं, जब कोई पर्टिकुलर नेम होता है तब उसको डिफाइन करते हैं हम लोग। ये तो 1 ओम इंटू 1 मीटर, कुछ दूसरा नाम तो उसका है नहीं, तो इसकी रेजिस्टिविटी की यूनिट यही रहेगी, ओम मीटर। ठीक है, जैसे ओम जब आया था तो ओम्स में वोल्ट अपॉन एम्पियर आया था, उसको ओम कहा गया था। तो 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर को डिफाइन किया था हम लोगों ने, लेकिन यहाँ पे इसका कुछ और नाम तो है नहीं, तो ऐसे छोड़ देंगे इसको। तो चलिए इसके क्वेश्चन करते हैं, 2 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं इसके। देखो एक तो बात आती है, जैसे आप किसी कंडक्टर को स्ट्रेच करते हो, खींचते हो, तो खींचने से क्या होगा, उसकी लेंथ बढ़ेगी। तो लेंथ अगर इंक्रीज होती है तो एरिया क्या होता है, सेम रहेगा, एरिया डिक्रीज होगा। कितना डिक्रीज होगा, जितनी लेंथ इंक्रीज करोगे उसी रेशियो में एरिया भी डिक्रीज होगा। यानी अगर किसी कंडक्टर की लेंथ को डबल कर दें तो एरिया कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। अगर लेंथ को ट्रिपल कर दें तो एरिया कितना हो जाएगा, 1/3। लेंथ को 4 टाइम्स करेंगे तो एरिया 1/4। इस बात को याद रखना। ऐसे अगर लेंथ को डबल कर दोगे, सॉरी लेंथ को हाफ कर दो, अगर लेंथ को आप हाफ कर देते हो कट करके,
तो एरिया में क्या होगा, अगर कट करोगे तो डबल थोड़ी नहीं हो जाएगा। अगर उसको फोल्ड करते हो, मान लो वायर तुम्हारा यहाँ तक था, उसको फोल्ड करके यहाँ तक कर दिया तो एरिया डबल होगा। अगर कट कर देंगे तो डबल नहीं होगा। तो मतलब क्वेश्चन की लैंग्वेज अच्छे से पढ़ लेना, उसके बाद सॉल्व करना। चलिए क्वेश्चन लिखिए। लिखिए, a wire of resistance 15 ohm, a wire of resistance 15 ohm, a wire of resistance 15 ohm is drawn out, is drawn, D-R-A-W-N, is drawn out so that, is drawn out so that its length become double, so that its length become double, so that its length become double of initial length, its length become double of initial length. ठीक है, find the resistance, find the new resistance of the wire, find the new resistance of the wire. Find the new resistance of the wire. अब देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इसको। आप कंसिडर कर लोगे लेट इनिशियल लेंथ, जो पहले वाली लेंथ थी, इनिशियल लेंथ बी L1 और इनिशियल एरिया बी A1। पहले वाली लेंथ L1, पहले वाला एरिया A1 एंड इनिशियल रेजिस्टेंस बी R1। तो इनिशियल वाले को 1 से डिनोट कर लिया, तो R1 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, R1 इज इक्वल टू होता है रो L अपॉन ए, ये होता है R इक्वल टू रो L अपॉन ए। तो यहाँ पे L के प्लेस पर क्या आ जाएगा L1, ए के प्लेस पर आ जाएगा A1, रेजिस्टेंस के प्लेस पर R1। लेकिन रो को हम रो 1 नहीं लिखेंगे, क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि कंडक्टर वही है। रेजिस्टिविटी क्या चीज थी, कंडक्टर की अपनी प्रॉपर्टी होती है। तो एक तार था, उसको तुमने पहले छोटा सा लिया, खींच दिया, तार तो नहीं चेंज किया ना। जब तक मटेरियल चेंज नहीं करोगे तो रेजिस्टिविटी भी चेंज नहीं होगी। रो में कोई चेंज नहीं आएगा, उसको रो ही लिखेंगे। रेजिस्टेंस बदल जाएगा लेकिन रेजिस्टिविटी नहीं बदलेगी, क्योंकि वो मटेरियल की प्रॉपर्टी है, कंडक्टर की प्रॉपर्टी है। बात समझ में आई। तो ये फर्स्ट वाली कंडीशन हो गई। फिर हम ले लेते हैं फाइनल लेंथ। बाद वाली लेंथ क्या ले लेते हैं L2, फाइनल एरिया उसको ले लेते हैं A2 एंड फाइनल रेजिस्टेंस उसको ले लेते हैं R2, L2, A2, तीनों चीजें ले ली हमने फाइनल वाली। ठीक है, तो फाइनल वैल्यू क्या आ जाएगी रेजिस्टेंस की, R2 इज इक्वल टू हो जाएगा रो L2 अपॉन A2। ठीक है, बात समझ में आ रही है अजय, नंदिनी। तो R1 R2 का रिलेशन आपको मिल गया। अब देखो, अब आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है, वायर को खींच के डबल किया था। तो अगर इनिशियल लेंथ L1 थी तो बाद वाली लेंथ कितनी हो जाएगी, ट्वाइस ऑफ L1 हो जाएगी। बोलिए, ये आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में, उसको स्ट्रेच किया है, लेंथ को डबल किया है। तो पहले वाली लेंथ कितनी थी, L1 थी, तो बाद वाली कितनी हो गई, L1 का डबल हो गई, L2 इज इक्वल टू 2L1 हो गया। लेकिन हाँ एक चीज और, जब लेंथ को बढ़ाया तो एरिया क्या होगा, हाफ हो जाएगा। तो A2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, A2 इज इक्वल टू आ जाएगा 1/2 A1। तो ये आपको दिया नहीं होगा, आपको एक चीज दी जाएगी, लेंथ को बढ़ाया है, ये आपको अंडरस्टूड है कि एरिया कम हो जाएगा। अगर डबल किया है तो एरिया हाफ हो जाएगा, ट्रिपल करेंगे तो 1/3 हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसकी वैल्यू आप यहाँ पुट कर दीजिए। तो एक काम करते हैं, दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर लो, डिवाइड करने से इजीली सॉल्व हो जाएगा। इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 दोनों को डिवाइड कर दिया, डिवाइड करेंगे तो रो से रो कैंसिल आउट हो जाएगा। आपको इक्वेशन मिल जाएगी R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू L1 A2 अपॉन L2 A1। आ गया आंसर, आ गया कितना, L1 A2 अपॉन L2 A1। तो पुट कर देते हैं वैल्यू, L1 तो ऐसे ही रखते हैं, A2 के प्लेस पर लिख देते हैं 1/2 A1। देखना ध्यान से, कैलकुलेशन समझिएगा। L1 को एज इट इज रखा, A2 को लिख दिया हमने A1 अपॉन 2। ऐसे डिनोमिनेटर में L2 को क्या लिखेंगे, L2 को लिख देते हैं 2L1, L2 के प्लेस पर आ गया 2L1 और A1 को ऐसे ही रखते हैं।
1 के टर्म में कन्वर्ट कर ली पूरी इक्वेशन, क्योंकि 1 वाली वैल्यू आपको पता है इनिशियल, ये R1 आपको पता है पहले से। तो देखो यहाँ से क्या होगा, A1 कैंसिल आउट, L1 कैंसिल आउट, तो इक्वेशन आ जाएगी R1/R2 इज इक्वल टू 1/4। देखो ये वाला 2 ये वाला 2 मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 1/4 आ गया। तो आपको R2 फाइंड करना था, R2 की वैल्यू आ जाएगी 4 टाइम्स ऑफ R1। R1 आपको पहले से पता है कितना था 15, तो आ गया 4 इंटू 15 दैट विल बी 60 ओम। तो फाइनल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, 60 ओम हो जाएगा, नया वाला रेजिस्टेंस। ऐसे क्वेश्चन थे इस टाइप के पूछे गए पहले, 11 का क्वेश्चन हुआ लगाया भी नहीं। नोट कर लिया? बोलो यार जल्दी, दूसरा क्वेश्चन लिखो। लिखिए कैलकुलेट द रेजिस्टिविटी, calculate the resistivity of material of a wire, calculate resistivity of material of a wire of length 1 meter, of length 1 meter, radius 0.01, length 1 meter, radius 0.01 meter, 0.01 centimeter, and resistance 20 ohm, and resistance 20 ohm। ये 3 नंबर क्वेश्चन आया 2017 में, ठीक है। 17 में पूछा गया, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है ये। लेंथ को सेंटीमीटर बदल देंगे, मीटर में कन्वर्ट करो ना सब, ये ओम में दिया हुआ है, SI यूनिट ओम में चलता है, तो सेंटीमीटर को मीटर में बदलना हमेशा, मीटर को सेंटीमीटर मत कन्वर्ट करो। तो बहुत सिंपल है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, बिल्कुल सिर्फ फॉर्मूला आपको लगाना है और कैलकुलेशन करनी है। 3 नंबर क्वेश्चन है, कितना सिंपल सा। क्या फॉर्मूला होता है, रेजिस्टेंस इक्वल्स टू ρL/A, है ना ऋषभ। और निकालना क्या है तुम्हें निकालना है रेजिस्टिविटी, यानी रो निकालना है तुम्हें। तो रो इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, RA/L। तुम्हें R पता है, R की वैल्यू कितनी है 20। बस एक ही बात है यहाँ पर, एरिया निकालना पड़ेगा। एरिया रेजिस्टेंस रेडियस दी हुई तुम्हें, एरिया हो जाएगा πr²। तो ए की वैल्यू पहले रेडियस निकाल लो, ये हो जाएगा 0.01 इंटू 10⁻⁻² मीटर, मीटर में कन्वर्ट कर लो। तो एरिया कितना आ जाएगा, एरिया आ जाएगा πr², तो ये हो जाएगा पाई इंटू 0.01 इंटू 10⁻² का होल स्क्वायर। कैलकुलेशन यहाँ पर सही से करना है आपको। अगर डेसिमल राइट साइड में ले जाते हैं तो पावर क्या आती है, नेगेटिव हो जाती है। और यानी इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, पाई इंटू 1 इंटू 10⁻⁻4 का होल स्क्वायर। इस वाले डेसिमल को हम इधर ले गए 2 प्लेस आगे, तो पावर 2 और बढ़ गई नेगेटिव में, उसका स्क्वायर कर देंगे तो आ जाएगा पाई इंटू 10⁻⁻8 मीटर स्क्वायर। ये आ गया एरिया। समझे ऋषभ, प्रकार समझने बात। अब इसे पुट कर लेते हैं यहाँ पर फॉर्मूले में, तो आ जाएगा 20 इंटू पाई इंटू 10⁻⁻8 R इंटू ए हो गया, डिवाइडेड बाई लेंथ, लेंथ है इसकी 1। तो आंसर आ रहा है 20 पाई इंटू 10⁻⁻8। और यूनिट जरूर लिखना वरना नंबर कट जाएंगे। रेजिस्टिविटी का यूनिट क्या होता है, ओम मीटर। याद रखिएगा, रेजिस्टिविटी का यूनिट ओम मीटर। तो कितना आ जाएगा, पाई की वैल्यू पुट कर लेते हैं, 20 इंटू 3.14 इंटू 10⁻⁻8, 62.8 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर। ये आपका आंसर आ गया, द वैल्यू ऑफ रेजिस्टिविटी ऑफ दिस कंडक्टर 62.8 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर।
आया समझ में? परसेंटेज के नहीं पूछ दिया इसमें, बाकी तो वही परसेंटेज चेंज निकालने बोल दिया वाला फॉर्मूला, वही डेल्टा वाला, चेंज अपॉन ओरिजिन इनटू 100। हो गया, नोट कर लिया सबने? तो अभी देखो हम कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं इसके बोर्ड के लास्ट ईयर के क्वेश्चन, अब साथ साथ इनको भी लगाते चलो। जो लोग रिवीजन कर रहे हैं वो तो कम से कम लगाते ही चले, बल्कि जो लोग पढ़ भी रहे हैं पहली बार वो लोग भी अब बोर्ड वाले क्वेश्चन लगाते चले इसके।